गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर आशीष एरन। आई एम ए पेरिफेरल वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन। ये वो सर्जन्स होते हैं जो हाथों पैरों की खून की नस के स्पेशलिस्ट होते हैं। वेरिकोज वेन, डीवीटी, गैंग्रीन व डायबिटिक फुट के स्पेशलिस्ट होते हैं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस और उसमें आईवीसी फिल्टर का मिसयूज। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं एंड आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड कि उनको फिल्टर डला हुआ है डीवीटी की वजह से। डीवीटी में क्या होता है, पैर में खून की नसें होती है, वो नसें जिनको हम वेन्स बोलते हैं, ये नसें पैर से खून वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। हार्ट से ये ब्लड हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में रिसीव होता है, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है और उसके थ्रू पल्मोनरी वेन्स हमारी होती है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, उनमें जाके लंग्स में ब्लड सप्लाई करता है। लंग्स में ये ब्लड प्यूरिफाई होता है और फिर से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आता है, जिससे बॉडी में सप्लाई होता है। तो जो वेन्स के क्लॉट हैं वो राइट साइड ऑफ द हार्ट के थ्रू लंग्स में जा सकते हैं और इस प्रक्रिया को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, जो कि कुछ केसेस में जानलेवा हो सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसका सबसे अच्छा व इफेक्टिव तरीका है एंटीकोगुलेशन, मतलब खून पतला करने की दवा। इस केस में पेशेंट को खून पतला करने की दवा दी जाती है, जिससे फर्दर क्लॉटिंग रुक जाती है और जो क्लॉट गए हैं वो भी धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिल्टर का रोल क्या है और ये फिल्टर क्या है। हम दोनों पैर देखें हमारे, तो पैरों में दोनों खून की नसें होती है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन फेमोरल वेन, जो कि पेट के रास्ते आइलिक वेन बन जाती है और ये दोनों आइलिक वेन मिलके एक नस का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये ब्लड हार्ट में पहुंचता है। फिल्टर प्लेसमेंट जो होता है वो इंफीरियर वेना केवा में होता है। अब क्या होता है, पैरों का क्लॉट छाती में जाने से रोकने के लिए इंफीरियर वेना केवा में फिल्टर डाला जा सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर की मर्जी है या किसी पेशेंट की मर्जी है या हमें डर लग रहा है तो हम फिल्टर डलवा लें। स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जो कि हजारों लाखों पेशेंट्स पे स्टडीज करके बनाए हुए हैं। उन इंडिकेशन के अलावा अगर हम फिल्टर डालते हैं तो इसके नुकसान ज़्यादा है। पहला इंडिकेशन मैं आपको बोलना चाहूँगा जो है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू एंटीकोगुलेशन, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें खून पतला करने की दवा दी ही ना जा सके। अब आप बोलेंगे ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, तो मैं बताऊंगा जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पैर की हड्डी टूट गई है और ब्रेन में भी चोट लगी है, न्यूरो ट्रॉमा भी हुआ है और ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है। उस पैर की हड्डी टूटने की वजह से मान लीजिए क्लॉटिंग हो गया है। अब इस कंडीशन में हम खून पतला करने की दवाई नहीं दे सकते, तो हम फिल्टर डालते हैं और ब्रेन की ब्लीडिंग बंद होने का वेट करते हैं। जैसे ही हफ्ते 10 दिन बाद हमें लगता है कि ब्रेन में ब्लीडिंग होने का रिस्क लो हो चुका है, हम तुरंत खून पतला करने की दवाई चालू करते हैं और फिल्टर को रिट्रीव करते हैं। हम लाइफ लॉन्ग फिल्टर को नहीं छोड़ते। दूसरी कंडीशन होती है कि हम अच्छे से खून पतला करने की दवाई दे रहे हैं, खून पतला भी हो रहा है, लेकिन फिर भी रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, मतलब एक बार नहीं बार बार खून के थक्के लंग्स में जा रहे हैं। एक बार खून के थक्के लंग्स में गए हैं तब भी ये इंडिकेशन नहीं बनता फिल्टर डालने का, क्योंकि एक बार तो जा चुके हैं तो फिल्टर उसको क्या रोकेगा। लेकिन खून पतला करने की दवाई के बावजूद अगर बार बार खून के थक्के जा रहे हैं तो फिल्टर डालने का इंडिकेशन है। तीसरी कंडीशन होती है जिसमें खून पतला हो ही नहीं पा रहा है। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आप खून पतला करने की दवाई दे रहे हो लेकिन ब्लड एडिक्वेटली पतला नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में फिल्टर डालने की जरूरत पड़ती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिसमें कि सेप्सिस में है पेशेंट, प्लेटलेट काउंट लो है, ब्लीडिंग रिस्क हाई है, उन केसेस में भी कुछ केसेस में फिल्टर डालने की इंडिकेशन बन सकती है। लेकिन जो एक करंट प्रैक्टिस हमें देखने में आता है कि जैसे ही डीवीटी हुआ और फिल्टर डाल दिया और फिर उसको निकाला नहीं गया कभी भी, ये बहुत ही रिस्की एक प्रैक्टिस है, क्योंकि फिल्टर नहीं निकालेंगे कुछ टाइम में फिल्टर भी जाम हो जाएगा। तो जो एक बॉडी का बहुत बड़ा नस है पाइप पे इंफीरियर वेना के, वो परमानेंटली जाम हो गया।
फिर बड़े बड़े कोलेटरल्स बनते हैं, एब्डोमिनल लोअर कोलेटरल्स, रेट्रोपेरिटोनियल कोलेटरल्स, जो कि थिन वॉल्ड वेन्स होती है जिनमें ब्लीडिंग रिस्क होता है, और ये भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स कर सकते हैं और पेशेंट को लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेशन का रहना पड़ सकता है। तो डीवीटी हो सकता है, कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ ब्लड में डेफिशिएंसी होती है, प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है, ट्रॉमा के कारण हो सकता है, आईसीयू स्टे के कारण हो सकता है, कोई लंबी सर्जरी जिसमें लंबा बेड रेस्ट हो उसके बाद हो सकता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद हो सकता है। लेकिन इससे घबराएं नहीं, सही समय पर सही डॉक्टर से इलाज लें, कंडीशन को समझें, सवाल पूछें कि क्यों करा जा रहा है, क्या प्रोसीजर करना है, उसको रिवर्स कब करेंगे, उससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और पूरी तरह समझने के बाद उसका इलाज करवाएं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बीमारी है जिसको तुरंत इलाज हमें करना चाहिए, लेकिन जो आज के ज़माने में इलाज अवेलेबल है वो बेहतरीन इलाज है और इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इस बीमारी से घबराएं नहीं और सही इलाज पाएं। थैंक यू।